थोड़ा गैप बनाओ। नमस्कार। आज शब्दूत में हम बात करेंगे बेलाग और बेखौफ टिप्पणी के लिए मशहूर पर्यावरणविद के सुपुत्र और जाने माने पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा जी से। हम जानेंगे कि आज के दौर की पत्रकारिता और आज की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। हर काल को, हर युग को एक एक बहती नदी की तरह देखता हूँ कि नदी जहाँ से उसका उद्गम है वहाँ पर वो भले पवित्र है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बहुत ही सूक्ष्म है। वहाँ पर केवल एक धारा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो उसका आकार बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे अपना विराट स्वरूप ग्रहण करती है और समुद्र में मिलने तक वो खुद भी एक समुद्र बन जाती है। लेकिन साथ साथ उसमें प्रदूषण भी बढ़ता है। अब इसके लिए मैं गौतम बुद्ध अथवा महात्मा गांधी के सुझाए मार्ग की स्तुति करता हूँ कि हमें मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे जीवन में हो, चाहे विकास में हो, चाहे अपने सोच में हो। जो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का सुझाया मध्य मार्ग है वो ये है कि इस धरती की जो नेमतें हैं, इस धरती के जो वरदान हमारे लिए हैं, वो हमारे उपभोग के लिए है, लूट खसोट के लिए नहीं है। ये जो स्थिति इस समय चल रही है देश में, उसका जिम्मेदार आप किस हद तक और किसको मानते हैं? कभी कभी पूरा समाज एक सामूहिक सन्निपात का शिकार हो जाता है और ऐसा सन्निपात कई बार तो युगों के बाद आता है और कई बार वो 50-60 साल के अंतराल में आ जाता है। इसको आप एक भूकंप की तरह लीजिए कि ये तय है कि भूकंप को आना है। धरती के भीतर की जो संचित ऊर्जा है उसका विस्फोट होना है। अब कभी भूकंप 100 साल बाद आता है, कभी 10 साल बाद ही बड़ा भूकंप आ जाता है। तो आप अगर इतिहास में तनिक पीछे देखें, जो हमारा निकट इतिहास है, तो आज़ादी का जो समय है, ख़ासतौर से 1946 से और 48 के बीच के जो 3 साल हैं, तो पूरा देश, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सारा देश एक सामूहिक सन्निपात का शिकार हो गया था। और यहाँ तक कि गांधी, जिनकी एक आवाज़ पे, जिनकी एक सांस पे पूरा देश ठहर जाता था, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, उनको भी अनसुनी उनकी बातों को लोग करने लगे थे। और ऐसा ही सामूहिक सन्निपात में इस समय देख रहा हूँ कि जब पूरा समाज, सारी जो हमारी मुख्य समस्याएं हैं, मसलन बेरोजगारी है, मसलन महंगाई है, मसलन हमारी जो अर्थव्यवस्था उसकी गिरावट है, मसलन हमारा जो कृषि तंत्र है जिस पर पूरा देश निर्भर है, इस सब में गिरावट आ रही है। पर इसकी बजाय हम धर्म पर केंद्रित हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक दौर है और कुछ नुकसान करके जाएगा। जैसे कि बाढ़ है, तो बाढ़ कुछ नुकसान करके जाती है, लेकिन उसके बाद जो बाढ़ अपना मलबा छोड़ती किनारों में, उससे फिर अच्छी फसल भी होती है अगले साल। तो मैं इसको, चूँकि एक आशावादी आदमी हूँ, तो मैं इस दौर को इसी रूप में देखता हूँ। आज की जो पत्रकारिता चल रही है जिस तरह से, उसमें और पिछली जो हमारी पत्रकारिता रही है उसमें आप क्या अंतर पाते हैं? बेशक बड़ा कल्पनातीत अंतर है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो पिछली पत्रकारिता थी, कोई ज़्यादा नहीं बल्कि 20 साल पुरानी भी आप पत्रकारिता देखिए, उस समय के अखबार उठा के देखिए, टेलीविज़न तो उस समय था ही नहीं, खैर दूरदर्शन वगैरह इक्का दुक्का थे, लेकिन उस समय के अखबार, उस समय की पत्रिकाएं आप उठा के देखिएगा तो उनमें कहीं ना कहीं आपको सामाजिक सरोकार दिखेंगे। धीरे धीरे वो भले ही क्षीण होते चले गए, लेकिन वो विद्यमान थे। फिर अचानक सारे सामाजिक सरोकार गायब हो गए। अब जो हमारा मीडिया है उसमें आपको क्या दिखेगा कि बाज़ार दिखेगा, कि जो बाज़ार पे हावी चीज़ें हैं, और बाज़ार में जो वस्तुएं हावी हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, उनमें कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो। जीवन के लिए तो पानी ज़रूरी है, और पानी नदी का पानी, लेकिन आप नदी के पानी के विज्ञापन नहीं देखेंगे।
आप साफ हवा का विज्ञापन कहीं नहीं देखेंगे, आप चावल का विज्ञापन नहीं देखेंगे। जिस चावल का विज्ञापन देख रहे हैं वो जरूरी नहीं है। आप दातुन का विज्ञापन नहीं देखेंगे, आप कपास का विज्ञापन नहीं देखेंगे, बल्कि आप विज्ञापन किसका देखेंगे कि तेल का, कोल्ड ड्रिंक जो है तो उसका, या टूथपेस्ट का, ये सारी जो बेकार की चीज़ें हैं जिनमें हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका आप विज्ञापन देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें पत्रकारिता पर हावी हो गई हैं और हमारी चिंताओं की उसने दिशा बदल दी है। जो हमारी मूलभूत चिंताएं हैं उनसे हमें भटका दिया गया है और इससे निसंदेह भारी अनर्थ हुआ है जो भविष्य में और ज़्यादा होने वाला है। अच्छा, देखने में आ रहा है कि न्यायपालिका के फैसलों पर सोशल मीडिया पर और कुछ राजनेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने लगे हैं। इसको आप कहाँ तक घातक मानते हैं? न्यायपालिका कहीं भी समाज से विलग नहीं है, क्योंकि जो जज है वो भी मनुष्य है, वो समाज से अप्रभावित नहीं है। अब जो न्यायपालिका के कुछ अजीब या कुछ बेढब फैसले आ रहे हैं तो वो समाज का ही उसमें प्रतिबिंब है। जो समाज, मैंने आपसे कहा कि समाज एक गलत करवट ले चुका है, तो न्यायपालिका के कुछ फैसलों में भी वही प्रतिध्वनित होता है। और जहाँ तक जो टिप्पणियाँ हैं, तो मैं दृढ़ता से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि न्यायपालिका कतई भी आलोचनाओं से या टिप्पणियों से या समीक्षा से कतई भी न्यायपालिका उससे अलग नहीं है। न्यायिक फैसलों की भी समालोचना होनी चाहिए, समालोचना क्या, आलोचना भी होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर टिप्पणियाँ होनी चाहिए। अब न्याय को अगर आप आलोचना से, समालोचना से अगर आप उसको परी कर देंगे तो फिर बहस की भी जरूरत क्या है? जज साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो ब्रह्म वाक्य है, लेकिन चूंकि जज साहब जो कह रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य नहीं है, इसीलिए वकील कानून की किताबों का हवाला देते हैं। और जो समाज है वो न्यायपालिका के फैसलों के गुण दोषों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, जो सर्वथा उचित है। और हर लोकतांत्रिक समाज में ऐसा होता है, होता आया है। यहाँ तक कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, जो कि सम्राट भी थे, सेनापति भी खुद थे, सबसे बड़े चीफ जस्टिस भी खुद थे उस समय, राम राज्य के समय, तो उनके जो फैसले थे उन पर भी टीका टिप्पणी होती थी, उन्होंने उसे स्वीकार किया। तो हमें इतनी सहिष्णुता होनी ही चाहिए कि हम न्यायपालिका के फैसलों पर जो गुण दोष की विवेचना हो उसे हम ठंडे दिल से स्वीकार कर सकें। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो ट्रायल चल रहे हैं और ट्रायल के साथ ही सोशल मीडिया पर फैसले भी दे दिए जाते हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? ऐसा पहले भी होता था, जब हम लोग अखबारों में काम करते थे उस समय भी कई बार मीडिया एक तरफा चल पड़ता था कि किसी चीज़ के तह में गए बगैर उस पर अपनी टिप्पणियाँ करने लगता था, फैसले सुनाने लगता था। लेकिन अब चूंकि मीडिया मौखिक हो गया है, वो कलम तो अब उठाते नहीं है, या तो उंगलियां जो तो कंप्यूटर पे काम करती हैं या मोबाइल के बटन पे काम करती हैं, और लिखने से ज़्यादा बोलने का काम ज़्यादा है। तो आप ये हमेशा देखते होंगे जो लिखा हुआ शब्द है उसमें गंभीरता है, उसमें विचार है, उसमें विवेचन है। इसीलिए आज भी जो जज है वो फैसला लिखता है और उस पर अपने साइन करता है। अब जज ये भी तो कर सकता है कि कैमरे पे कह दे और वो फैसला हो गया, लेकिन नहीं, वो उसको कागज पर छापता है, फिर उस पर साइन करता है। या रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो माइक पे आके घोषणा कर दे कैमरे पे कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, लेकिन वो नोट पे ये बात लिखता है, फिर उस पर साइन करता है गवर्नर। ये बात कैमरे पे कही जाने वाली नहीं है। इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि जो मुद्रित शब्द है, जो लिखित शब्द है, उसकी महत्ता और उसकी संप्रभुता कभी भी मौखिक शब्द से कम नहीं हो सकती। अच्छा, देखने में आ रहा है कि हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ हमारे पौराणिक महापुरुषों और ऐतिहासिक महापुरुषों को लेकर के कुछ नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और उन्हें विद्रूप ढंग से पेश किया जा रहा है। ये कितना उचित है? नए तथ्य तो कुछ नहीं है, इतिहास तो सारा लिखित है, उसमें कहीं कोई फेरबदल की गुंजाइश ही नहीं है। अब ये अवश्य है कि जो इतिहास के तत्व हैं, जो इतिहास के पात्र हैं, अथवा जो इतिहास की घटनाएं हैं, उनकी अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी समझ के अनुसार समय समय पर सही या गलत व्याख्याएं होती आ रही हैं। इस समय कुछ ज़्यादा बढ़ गई है दोनों पक्षों में। अब आप देखिए
कि ये खींचतान सबसे ज़्यादा जिन पर चलती है। कोई कहता कि बाबर विजेता था, कोई कहता कि लुटेरा था। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अकबर के बरक से बहस चलती है। तो इससे तो हम अपने विचार रखने को स्वतंत्र हैं। मैंने आपसे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो न केवल हिंदुओं के बल्कि हमारे पूरे भारतीय समाज के पूजनीय हैं, आदर्श हैं, उन पर भी टीका टिप्पणी और आलोचना की जाती रही है। तुलसीदास जी पर बड़ी लंबी बहस पिछले दिनों चली थी, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। तो इतिहास के किसी भी पात्र अथवा किसी भी घटना को लेकर आप अपनी राय रखने को स्वतंत्र हैं, लेकिन उसे विद्रूप करने को स्वतंत्र नहीं है। आप ये थोड़ी कि किसी की तारकोल का एक कनस्तर उठाया और किसी की मूर्ति पे आपने वो उंडेल दिया। ये सर्वथा अनुचित है और ये सर्वथा अमानवीय है।